The next topic is acquired immunodeficiency syndrome और एड्स. सो इम्यूनिटी से रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसका नाम है क्या, एड्स. और अभी हम लोग एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर एड्स का मीनिंग क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये क्या है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है. जितना भी इम्यूनिटी पूरा लाइफ फेज़ में किसी को एक्वायर हुआ है, जितना भी इम्यूनिटी आया है, ये एड्स एक होने से पूरा इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है, पूरा बर्बाद हो जाता है. इसीलिए इसका नाम क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सो देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है और ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है. बहुत सारे सिम्टम्स इस बीमारी में देखा जाता है. दिस इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एंड विच इज़ कॉज्ड बाय द वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और HIV. ये किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है, विच इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. सो ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या है, दिस इज़ अ रेट्रोवायरस. ये एक वायरस है जिसका नाम क्या है, रेट्रोवायरस, विच इज़ जनरली RNA वायरस. और ये बॉडी फ्लूइड के थ्रू एक पर्सन से दूसरा पर्सन में फैल जाता है थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स. और जब भी इन्फेक्शन होगा और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम के बीच में कुछ टाइम लैग होगा बिटवीन, मतलब कुछ समय लगेगा फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स फॉर द सिम्टम्स टू डेवलप. सो ये है टाइम लैग. So it's AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, caused by which virus, HIV, human immunodeficiency virus, which is a type of RNA virus और retrovirus. किसके थ्रू पास होता है एक आदमी से दूसरा आदमी तक, ये बॉडी फ्लूइड से. और एक टाइम पीरियड लगेगा, कुछ टाइम का गैप लगता है जब एक आदमी को ये इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद सिम्टम्स आने तक के लिए थोड़ा सा समय लगता है. तो ये महीना भर भी हो सकता है, बहुत साल भी लग सकता है सिम्टम्स आने के लिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द HIV. मतलब ये जो वायरस है इसका लाइफ साइकिल कैसे बॉडी में ये अपने आप को फैलाता रहता है. बॉडी के अंदर घुसने के बाद ये कैसे फैलता है. सो ये जो वायरस है ये बॉडी के अंदर घुसेगा और बाद में कहाँ पर जाएगा, मैक्रोफेज में. एक टाइप ऑफ सेल है जिसका नाम है मैक्रोफेज. ये बॉडी के अंदर जाके फिर मैक्रोफेज में घुस जाता है. ठीक है. अभी हम लोगों ने क्या बोला है कि जो RNA वायरस है उसमें क्या होगा, RNA. सो द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, RNA जीनोम. मतलब न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है DNA एंड RNA. तो वायरस में क्या है, RNA है, RNA जीनोम. सो ये RNA जीनोम क्या करेगा, अपने आप को बदल देगा. व्हेन इट गोज इनसाइड इट चेंजेस टू वायरल DNA बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. अब जो प्रोसेस होगा इधर RNA विल बी कन्वर्टेड, मतलब चेंज हो जाएगा DNA में बाय द प्रोसेस. टर्म देखो इधर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स प्रोसेस ट्रांसक्राइब RNA टू DNA. मतलब RNA टू RNA नहीं, RNA टू वायरल DNA बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. मतलब उल्टा हो जाता है. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से RNA से DNA तक चेंज हो जाएगा. अब ये जो वायरल DNA फॉर्म हुआ, ये जो वायरल DNA फॉर्म हुआ है ये क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर घुसेगा और होस्ट सेल के अंदर घुसने के बाद ये DNA को डायरेक्ट करेगा, होस्ट सेल का DNA को डायरेक्ट करेगा ताकि और बहुत सारा इन्फेक्टेड सेल्स जो है न्यू वायरस प्रोड्यूस कर सके. सो ये जो वायरल DNA है ये होस्ट सेल्स के अंदर जाएगा और इसको डायरेक्ट करेगा कि और ज़्यादा प्रोड्यूस करो वायरसेस को. ठीक है. तो वायरल DNA होस्ट के अंदर जाने से वो डायरेक्ट करेगा क्या, और ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस हो गया. ठीक है. और मैक्रोफेजेस में तो घुसा ही है तो वो और ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने का कोशिश करेगा. सच वायरल DNA कोशिश करेगा ये फॉर्म करने का. इट कंटिन्यू एंड इट विल एक्ट एज व्हाट, HIV फैक्ट्री. क्या, कौन सा, मैक्रोफेजेस. ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली जो है न्यू वायरस फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा. मैक्रोफेजेस में ही क्या होगा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ये उसके बाद होस्ट बॉडी में अच्छे से वो फैलेगा और फिर न्यू वायरस धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा. और दिस मैक्रोफेजेस विल एक्ट एज द HIV फैक्ट्री. उसी दौरान दिस वायरस जो
तैयार हुआ है, ये क्या होगा, ये टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स, जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये जो टी सेल्स इसके अंदर घुसेगा, मतलब वायरस जो रेडी हुआ है ये टी सेल्स के अंदर घुसेगा और यहाँ पर वो रेप्लिकेट करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए प्रोड्यूस करेगा। तो ये और ज़्यादा वायरल प्रोजेनिस को प्रोड्यूस करता हुआ दिखाई देता है। तो वायरस तो बॉडी के अंदर गया है, इट विल एंटर टू माइक्रोफेज, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरल डीएनए, फिर वायरल डीएनए विल डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस व्हाट, न्यू वायरसेस, और ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस होगा। इन द मीन टाइम मैक्रोफेजेस विल एक्ट व्हाट एज HIV फैक्ट्री, सो इट विल प्रोड्यूस न्यू वायरसेस। और वायरस हेल्पर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल को भी अटैक करेगा, तो वहाँ पर भी रेप्लिकेशन चालू, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा वायरसेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता। फिर देखो ये प्रोजेनी वायरसेस जो हुआ है, जो नेक्स्ट प्रोजेनी में वायरसेस आया है, ये क्या करेगा, ये रिलीज हो जाएगा किसमें, ब्लड में। तो ब्लड में रिलीज हो जाने से क्या होगा, प्रोजेनी वायरस जो है ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा, और ब्लड में रिलीज हो जाने से क्या होगा, इसको दिस विल अटैक मोर एंड मोर टी हेल्पर सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स को अटैक करेगा, जितना वायरसेस प्रोड्यूस होगा ब्लड में आ जाएगा, और ये किसको अटैक करेगा, हेल्पर टी सेल्स को अटैक करेगा, और धीरे धीरे हेल्पर टी सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा और वायरस का नंबर बढ़ता जाएगा। सो जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसका क्या हो जाएगा, इसका हेल्पर टी सेल्स जो है ये कम होता जाएगा और वायरसेस जो है ये बढ़ता जाएगा। सो हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम, धीरे धीरे इम्यूनिटी में कमी, और एकदम भी इम्यूनिटी नहीं रहेगा, और इसी दौरान क्या होगा, आदमी को बुखार, डायरिया, वेट लॉस, ये सब होगा। क्योंकि यही पहला जो इसी दौरान, मतलब जब भी ये जो टी लिम्फोसाइट्स धीरे धीरे कम होता जाएगा, तब आदमी को क्या होगा, फीवर, डायरिया, वेट लॉस का प्रॉब्लम हो जाएगा। धीरे धीरे और ज़्यादा टी सेल्स में डिक्रीज, और क्या होगा, इम्यूनिटी भी डिक्रीज, और धीरे धीरे छोटा मोटा बीमारियों का भी कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में दिखाई नहीं देता है उस आदमी को जिसके बॉडी में HIV चला गया है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यही सब करता है। तो होस्ट सेल को अपने जैसा ढल लेता है और उसको ऑर्डर देता है कि तुम और ज़्यादा प्रोड्यूस करो वायरस, और टी सेल को ख़त्म करो। अब टी सेल ही है इम्यूनिटी बूस्टर्स, क्योंकि वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो टी सेल्स कम होता जाएगा तो इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाएगा, और इम्यूनिटी इतना डिक्रीज़ हो जाएगा कि छोटा मोटा बीमारियों का कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देता है। कफ एंड कोल्ड जो सिंपल है उसका भी कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देता है। सो ये कैसे फैलता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ट्रांसमिशन होता है HIV ट्रांसमिशन, पहला पॉइंट में सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट है तो ये हो सकता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल से भी हो सकता है। हॉस्पिटल्स में किसी भी कारण से अगर इंजेक्शन लेना पड़े, तो अगर इन्फेक्शन है किसी आदमी को, वही निडल बार बार यूज़ किया है, तो ऐसा चांसेस हो सकता है। किसी आदमी को अगर बार बार ट्रांसफ्यूशन ब्लड का लेना पड़ रहा है, सो ट्रांसफ्यूशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड से भी HIV आ सकता है बॉडी में। एंड ऑल्सो द फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू द प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू से इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड तक का सफ़र ये तय कर सकता है HIV, एंड द चाइल्ड में ऑल्सो भी इन्फेक्टेड। ठीक है, तो यही 4 पॉइंट्स है जिससे HIV ज़्यादातर फैल सकता है। सो बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ व्हाट, बॉडी फ्लूइड्स। मेनली यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज से ही होता है। म्यूचुअल हैंडशेक एंड बातें करने से HIV फैलता नहीं है। नेक्स्ट इज़ हाई रिस्क कैटेगरी, मतलब किन का ज़्यादा रिस्क फैक्टर दिखाई देगा। जैसे कि अगर किसी का मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो ऐसा हो सकता है। ड्रग एडिक्ट्स का हो सकता है, जो ड्रग एडिक्ट्स ड्रग लेते हैं थ्रू द इंजेक्शन और कॉमन नीडल से अगर ड्रग्स लिया है तो काफ़ी चांसेस है कि इनको HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। एड्स, इंडिविजुअल रिक्वायर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूशन, एक बार फिर से जिनका हाई रिस्क होता है, बार बार जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूशन करने का ज़रूरत पड़े, उनका ये ज़्यादा रिस्क होगा। और चिल्ड्रन बॉर्न टू इन्फेक्टेड HIV मदर्स, अगर बच्चा हुआ है इन्फेक्टेड मदर्स का, इनका भी हाई रिस्क
हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है एड्स होने का। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ एड्स, मतलब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एड्स है कि नहीं, जिसका टेस्ट कैसे होगा। मतलब टेस्ट में देखो एक नाम है दैट इज एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेस्ट के थ्रू से पता चल जाएगा कि दैट इज एड्स है कि नहीं। तो ये एलिसा है, पीसीआर है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, इन सब टेस्ट से डायग्नोसिस हो जाएगा कि एड्स है कि नहीं। Is there any treatment? No, there is no treatment, no cure of AIDS. So antiretroviral drug से कुछ महीना, कुछ सालों के लिए आदमी को बचाया जा सकता है, but there is no cure. So this type of drugs can be given, antiretroviral drug, to prolong the life. मतलब थोड़ा सा ज़िंदगी का समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं है इसका। प्रिवेंशन हो सकता है कि अवेयरनेस, पहला जो नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO, ये सब मिलके विद NGOs दे आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम अमॉन्ग द पीपल। और कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स WHO ने भी लिया है, जैसे कि मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, ब्लड डोनेशन कैंप्स, और जब भी ब्लड बैंक्स में काम किया जाता है तो अवेयरनेस ऐसा ही है कि ब्लड को HIV इन्फेक्शन से मुक्त किया जाए, और ब्लड जब कलेक्ट होगा तो HIV नहीं है, इसका टेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, जहाँ पर भी नीडल्स और सिरिंजेस का यूज़ हो तो वो डिस्पोजेबल हो। सेफ सेक्स, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़ का भी कंट्रोल करना चाहिए, मतलब जो लोग ड्रग्स लेते हैं जिस नशा करने के लिए, इसको कंट्रोल करना है। एंड रेगुलर चेकअप्स ऑफ HIV ससेप्टेबल, जिनका भी HIV होने का चांसेस है उनका रेगुलर चेकअप्स करना ज़रूरी होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कैसे हम लोग एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेनली डिस्पोजेबल नीडल्स, मतलब एक बार नीडल को यूज़ करो और दूसरा बार यूज़ ना करो, इसको ज़्यादा हाईलाइट करना है। और ब्लड डोनेशन कैंप्स और ब्लड जो ट्रांसफ्यूशन होता है वहाँ पर भी ख्याल रखना है कि HIV इन्फेक्टेड ब्लड नहीं आया है, तो मतलब HIV इन्फेक्शन नहीं है बोल के इसको कंफर्म करना है, उसके बाद ट्रांसफ्यूशन का प्रोसेस किया जा सकता है। So this is all about the AIDS that we have discussed now, and I think all of you have understood. This is a very infectious disease which can be transmitted from one person to another, but not by any physical contact. इसको याद रखना है, किसी का फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं हो सकता है, हाथ पकड़ने से ये नहीं फैलता है, लेकिन ओनली एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी का जो भी फ्लूइड है उसका एक्सचेंज से ये हो सकता है। तो अगर किसी आदमी को एड्स और मतलब HIV का इन्फेक्शन है तो ये फैमिली और सोसाइटी से इसको दूर नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे फैलता नहीं है। जस्ट टचिंग एंड एक दूसरे से बात करने से भी ये HIV फैलता नहीं है। सिर्फ ध्यान देना है कि बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज ना हो। So hope all of you have understood this part. So in the next lecture I will be discussing about cancer.